और ज़िंदगी वो मोबाइल ऐप है जो आपका एंड टू एंड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एक्सपीरियंस कंप्लीटली जो है वो डिजिटल रखती है। क्या चीज़ें चाहती हैं जेन जी? हम जाके टेक्निकली प्रैक्टिकली हम मिले जेन जी और मिलेनियल्स के साथ। से 20 साल के पहले जो स्टूडेंट्स होते थे ना, अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो उनका पूरा फोकस होता था कि पॉकेट मनी मिल जाए और वो खर्च दें। दैट्स दी ओनली फोकस। आज जेन जी और मिलेनियल ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं अगर हमें पॉकेट मनी मिल रहा है तो हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करें और उसको कैसे डबल करें। दे रियली वांट टू अर्न मनी। आप अगर ज़िंदगी ऐप पे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में भी उसी के थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं विद इन नो टाइम। या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो वो कहेगा यार मेरे पास तो 10-15 लाख रुपए नहीं है कि मैं स्टॉक में लगाऊं। बिल्कुल। अच्छा यार कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरे पास 2-3 लाख नहीं है। ये मिनिमम टिकट साइज थी जो सोची जाती थी कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में जाना है आपके पास होना चाहिए। कस्टमाइजेशन चाहिए, तो ये वो पहली ऐप थी जिसने कस्टमाइजेशन की पावर आपको दी थी। मोस्ट एग्रेसिव डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स जो लिए हैं वो जेएस बैंक ने लिए। इतने प्रॉब्लम्स हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें, उसका आंसर डिजिटल नहीं है। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान is the Chief Officer of Zindagi app by JS Bank, Numan Azhar. Thank you so much for being on the podcast. Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me. नहीं, thanks sir. It's a pleasure. Sir, पहले तो हमें ये बताइए ना कि what is Zindagi app and how is it different to the rest of the sort of fintech plays going around? राइट, सो ज़िंदगी इज़ अ कम्प्लीटली डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव। सो जैसे आपने कहा जेएस बैंक की ज़िंदगी ऐप, जो जेएस बैंक इज़ ऑलरेडी देयर एज अ कमर्शियल बैंक, जो कि आपकी तमाम कमर्शियल बैंकिंग नीड्स स्टार्टिंग फ्रॉम एन अकाउंट जो कि नॉर्मली बैंक्स में खुलता है, टू ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, बाकी जितनी की भी आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं कमर्शियल बैंकिंग की, लेंडिंग की, जैसे मॉर्गेज है, गाड़ियाँ, वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है। और ऑब्वियसली ट्रेडिशनली पाकिस्तान में बैंकिंग बड़ी नॉन डिजिटल रही है। अब तो बैंक्स ने भी ऑब्वियसली काफ़ी सारा उसमें एडवांसमेंट लिया है, लेकिन ज़िंदगी जो है वो प्राइमरली टारगेट करता है जेन जी और मिलेनियल को, पीपल एजिंग फ्रॉम 12 ईयर्स टू एक्चुअली 30 ईयर्स, जो कि आज बैंकिंग नीड्स की ज़रूरत उनकी है, लेकिन उनकी जो ज़रूरत है वो बड़ी डिफरेंट होती है। दे वांट एवरीथिंग डिजिटल। तो जैसे आपको होता है जेन जी और मिलेनियल्स आर नॉट समवन जो कि ब्रांच में जाएंगे, जाके पेपर फिल करेंगे और साइन करेंगे, रेफरेंस नोट, वो सारे काम नहीं करते। तो ज़िंदगी, क्योंकि इन लोगों को टारगेट करने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी और एक डिफरेंट माइंडसेट कंप्लीटली चाहिए था। इनकी यूज़ केसेस डिफरेंट हैं जो चीज़ें ये यूज़ करना चाहते हैं। तो जेएस बैंक ने एक सेपरेट ब्रांड बिल्ड किया जिसका नाम ज़िंदगी है। और ज़िंदगी वो मोबाइल ऐप है जो आपका एंड टू एंड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एक्सपीरियंस कंप्लीटली जो है वो डिजिटल रखती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक सर्विस आपको देंगे, अगर हम ये कहते हैं हमने आपको गाड़ी ज़िंदगी पे देनी है, ठीक है, गाड़ी अब, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम गाड़ी के लिए बंदा आपके घर भेज रहे हैं, वो फॉर्म साइन कराएगा। हाउ इट वर्क इज़ कि वो भी एंड टू एंड डिजिटल ही होगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क। ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट गिविंग यू एंड टू एंड डिजिटल एक्सपीरियंस ऑन योर बैंकिंग नीड्स। और आपने अभी बात की थी कि जेन जी की जो एक सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या थोड़ी डिफरेंट चीज़ें वो चाहते हैं, कैन यू एलैबोरेट लिटिल बिट ऑन दैट? क्या चीज़ें चाहती हैं जेन जी? सो देखिए, जब हमने ज़िंदगी लॉन्च करना था, सबसे ज़रूरी ये था कि हम समझे तो सही हम किसके लिए बात कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी रिसर्च ड्रिवन ऑब्वियसली डिसीजन लिए, जिसमें प्राइमरली अगर आप मेरे से पूछें तो एक बहुत बड़ा डिसीजन ये था कि हम जाके टेक्निकली प्रैक्टिकली हम मिले जेन जी और मिलेनियल्स के साथ, और हमने समझना चाहा कि ये क्या चाहते हैं। सो जो आपका क्वेश्चन है, सो देखें, हमारे अगर आप उसको कंपेयर करें आज से 20 साल पहले, सो आज से 20 साल के पहले जो स्टूडेंट्स होते थे ना, अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो उनका पूरा फोकस होता था कि पॉकेट मनी मिल जाए और वो खर्च दें। दैट्स दी ओनली फोकस। आज जेन जी और मिलेनियल ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं अगर हमें पॉकेट मनी मिल रहा है तो हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करें और उसको कैसे डबल करें। दे रियली वांट टू अर्न मनी, राइट? एंड यू कैन सी दीज जेन जीज एंड मिलेनियल्स गेटिंग इन्वॉल्वड इनटू बिटकॉइंस एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल स्टॉक्स, फॉरेक्स, एफएक्स, ठीक है। तो आप परेशान होते हैं कि यार ये डिफरेंट दुनिया है, ये दिस इज नॉट समवन जो कि पैसे मंगवाना और भेजना चाहता है। ट्रेडिशनली आपने देखा, हमने बैंकिंग को अगर फोकस भी किया आज से एक डिकेड पहले तक, तो हम कहते थे अच्छा पैसे भेज दो, पैसे मंगवा लो, क्योंकि ऑब्वियसली नीड वो थी। अब आप जेन जी और मिलेनियल की जब बात करें तो दे आर नॉट रियली कंसर्न। ऑब्वियसली दे वांट अ लाइफस्टाइल इन देयर बैंकिंग नीड्स एज वेल। उनको एक बड़ा अच्छा गुड लुकिंग कार्ड भी चाहिए जो कि वो यूज़ कर सकें। उनको दे डोंट वांट कैश पेमेंट्स, बट दे वांट डिजिटल एज अ मीन टू मेक देयर फाइनेंस। अच्छा, फिर उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। सो जब हम जेन जी से मिले, में कुछ चीज़ें जो बहुत मतलब बेस टाइम पे समझ वही आई कि आप ट्रेडिशनल मेथड से इनको इम्प्रेस नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक है, उसकी एक ऐप है,
वो बैंक में अगर अकाउंट खुलवा भी लेगा उसको वो ऐप कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो ऐप उसके लिए बनी ही नहीं है। तो उसकी ऐप भी उसी तरह की होती है। सो जब हमने वो देखा तो मैं आपको आगे रिलेट भी करके बताऊंगा कि वाई वी आर यूनिक और कैसे वो हमें एक चीज़ समझ आई। एंड दे वांट कंट्रोल, ये हमें समझ आया कि ये थोड़ा सा डिफरेंट ब्रीड है ऑल टुगेदर। ये लोग कंट्रोल लेस नहीं चलते ज़िंदगी में, इनको हर चीज़ का कंट्रोल अपने आप में चाहिए, और ये तभी किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं जब इनको लगता है कि ये कंट्रोल मेरे पास है। फिर इनका बहुत बड़ा जो फोकस है ना वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे होता है। तो हमने जो यूज़ केसेस भी बनाए वो इन्हीं सारी रिसर्च की बेसिस पे जो जवाब हमें मिले कि व्हाट आर देयर रियल नीड्स, उसकी बेसिस पे हमने प्रोडक्ट डेवलप किया। बट फिर हमने उसको एक होलिस्टिक व्यू भी दिया कि ऑब्वियसली ज़िंदगी टारगेट करता है 12 से लेकर 30 साल के लोगों को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 30 साल से ऊपर को साइन अप नहीं करने देते। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर जर्नी टू साइन अप टू वट एवर दे डू विद अस, उस सब को हमने उनकी नीड्स के मुताबिक कस्टमाइज जर्नी बनाया, और ऑब्वियसली उसको होलिस्टिकली इस तरह कवर दिया है कि अगर कोई बंदा 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, इवन 70 साल का, उसके लिए भी वो उतना ही ईजी है यूज़ करना जितना एक जेनजी और मिलेनियल के लिए। और आपने बात की कि जेनजी और शॉर्ट टर्म और मीडियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स कि जो मैं अगर ज़िंदगी ऐप पे आऊँ किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, एंड हाउ सक्सेसफुल हैव दे बीन सो फार? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ आवर सक्सेस। सो सक्सेसफुल में if I put it in numbers, I think this will take lead in as compared to anything else in our portfolio. But जब हमने बात की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में आपको पता है कि दुनिया में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो रही होती हैं। आप जेनजी और मिलेनियल को जब देखें तो ये ऑब्वियसली इंटरनेशनल करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो द रीज़न दे वर नॉट इन द पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वॉज द डेटरेंस और द प्रोसेस हिंड्रेंस, जो कि इतनी मुश्किल थी कि आप अगर आज स्टॉक में पाकिस्तान के खेलना चाहते हैं तो आपके लिए वो पॉसिबल ही नहीं, आपने एक फॉर्म फिल करना है, पैसे ट्रांसफर। हमने क्या किया, बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ जेनजीज कि जो हमें समझ आई कि उन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म करनी है, तो उसमें दे वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। तो हमारे पास, क्योंकि हमें ग्रुप का फ़ायदा ये है, एज जेएस बैंक हम एक बड़े ग्रुप का पार्ट है जिसका नाम जेएस ग्रुप है। जेएस ग्रुप के अंदर जेएस ग्लोबल भी है जो कि प्राइमरली स्टॉक मार्केट को देखती है, जेएसआईएल भी है जो प्राइमरली म्यूचुअल फंड को देखती है। तो हमने कहा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यही दो तरीके हो सकते हैं ना, एक आप स्टॉक्स मार्केट में जाते हैं, दूसरा आप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। अच्छा, ये तो हमने डिजिटाइज कर दिया, हमने कहा ये एक्सपीरियंस एंड टू एंड डिजिटाइज करते हैं, ताकि अब आप अगर ज़िंदगी ऐप पे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में भी उसी के थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं विद इन नो टाइम। अगर आप वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप उसी एक स्टॉक खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। उसके पैसे जो आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जो कि प्रीवियसली बड़ा मैनुअल प्रोसेस होता था, उसी वक्त आपके पैसे कट जाते हैं, उसी वक्त आपका, अगर आपने शेयर महंगा कर दिया तो वापस मिल भी जाते हैं, महंगा बेच दिया तो यू आर अर्निंग ऑन अ लाइफ बेसिस। इन एडिशन टू दैट, आप अगर म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप फंड्स में जाना चाहते हैं, तो आपके पास मल्टीपल फंड्स हैं, आप जो फंड जब चाहें खरीद लें। सो फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रैक्टिस है, मैं रोज़ उठता हूँ, मैं 3-4 यूनिट जो है ना वो फंड्स के खरीद लेता हूँ, टेस्टिंग भी कर रहा होता हूँ, और वो करते करते इट इज़ अ हैंडसम सेविंग जो ऑब्वियसली 12% से ज़्यादा से इंक्रीज़ भी हो रही है, और मेरा डेली का एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी होती जा रही है। द यूनिक पॉइंट इन इट वॉज कि आप आज से अगर फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले तक किसी से पूछते कि यार स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो वो कहेगा यार मेरे पास तो 10-15 लाख रुपए नहीं है कि मैं स्टॉक में लगाऊं। बिल्कुल। अच्छा यार, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरे पास 2-3 लाख नहीं है। ये मिनिमम टिकट साइज़ थी जो सोची जाती थी कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में जाना है आपके पास होना चाहिए। हमने जेनजी और मिलेनियल की को क्योंकि हम टारगेट कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा यूज़ केस उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बड़े टिकट साइज़ नहीं, वो छोटे टिकट साइज़ में ट्रायल जनरेट करते हैं पहले, वो कहते हैं एक्सके हम देखेंगे है क्या। तो हम इसके टिकट साइज़ को भी बहुत नीचे ले आए। सो अब आप 20 रुपये का भी अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, आपके ऊपर टिकट साइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने 25 लाख ही लगाना है, ठीक है, तो आप 20 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप 103 रुपये का एक यूनिट खरीद सकते हैं। तो मैं रोज़ उठता हूँ 300-400-500 रुपया डाल देता हूँ, और वो मैं क्योंकि टेक्निकली अब 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए हैं जब से हमने लॉन्च किया, मैं रोज़ कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत सारे पैसे मेरे पास जमा हो गए हैं, और वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं क्योंकि उनमें एडिशन हो रही है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ रिटर्न। और आप नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेशली फॉर आवर लिसनर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, उनको लगता है यार 10-12 लाख रुपए नहीं है तो नहीं कर सकते। एक और इसमें कंपोनेंट है वैसे ऑफ एजुकेशन, राइट? सो मैं अब इंटरेस्टेड हूँ, आपने मुझे एक तरीका दे दिया 20 रुपये इन्वेस्ट करने का, अब किधर इन्वेस्ट करूँ वो 20 रुपये? क्या ज़िंदगी ऐप पे हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है? सो देखें, यस, टॉप परफॉर्मर, अब हमने किया क्या, हमने स्टॉक मार्केट की लाइव फीड ज़िंदगी के ऐप अंदर दी है। हम ये नहीं चाहते, और हमसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि कस्टमर हमारा ये नहीं चाहता कि वो एक ऐप से मल्टीपल ऐप्स में जाए, उसको सब कुछ एक ही ऐप के अंदर चाहिए, उसने लॉग इन कर दिया, ठीक है, सुपर ऐप टाइप चीज़ चाहिए उसे। तो अब ये नहीं हो सकता था कि वो कहीं और जाके देखे अच्छा कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बुरा। तो जो लाइव फीड्स हैं वो एक्चुअली स्टॉक परफॉर्मेंस आपको विद इन दी
गैप दिखा रही होती हैं, तो आपका डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि अच्छा यार ये वाला स्टॉक जो है, फॉर एग्जांपल जेएस बैंक का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैं आज खरीद लेता हूँ, टेंटेटिव मुझे लग रहा है। एंड बाकी ऑब्वियसली रिसर्च स्टडीज़ वो सारा कुछ आपको, हम हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑब्वियसली आपको रिसर्च करनी पड़ती है। मेरा ख्याल ये है कि ये इट गोज़ विदाउट सेइंग, ये जो लेटेस्ट हमारे जेंजीज और मिलेनियल हैं, ये इस चीज़ में बहुत आगे हैं हमसे, सो दे फाइंड आउट एवरीथिंग। हैविंग सेड दिस, वी आर बिल्डिंग अप अ सेपरेट चैनल टू ट्रेन देम एज वेल। हम कुछ ऐप में भी एडवांसमेंट्स लेके आ रहे हैं जहाँ पे वो भी कुछ गाइडेंस आपको दे सके और ट्रेड, बट देन अगेन इट इज़ an individual's decision. However, we can make that decision as informed as possible that we are trying to do. और आपको लगता है कि is this the unique selling point of Zindagi app? I mean, let's say compared to some of your competitors, SadaPay या any of the telco related banks, what is the difference? Like अगर आपने मुझे in a nutshell बताना है कि यार ज़िंदगी ऐप में ये फ़र्क है and this is why you should be on it. So obviously without naming any competition, but देखें ज़िंदगी ऐप में बहुत सारी USPs हैं जो USPs आपको कहीं नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल आप टेलकोस की बात करें या नॉन टेलकोस की बात करें, हर एक पे अकाउंट की लिमिट है, वो 2 लाख रुपए से ऊपर आपको ट्रांजैक्शन करने की परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि उनके अकाउंट लिमिटेड है। आप ज़िंदगी इज़ बैक्ड बाय अ कमर्शियल बैंक, इट्स अ डिजिटल इंटरफेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, तो इसके अंदर आप फुल फ्लेज डिजिटल अकाउंट खोलते हैं, वही अकाउंट जैसा आप जाके ब्रांच में खोलते हैं, सिर्फ आप डिजिटली खोल रहे हैं। सो उसमें लेवल ज़रूर है कि आप स्टार्ट लेवल, बेसिक लेवल से कर लें, आप एडवांस लेवल पे चले जाएं, लेकिन लिमिटलेस अकाउंट्स हैं। तो वो जो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है ना हर फिनटेक के साथ या हर फाइनेंशियल सर्विस के साथ, यार ये है तो बहुत अच्छा लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपए की है तो 2 लाख रुपए से ऊपर जाता ही नहीं है, तो वो वाला स्टिग्मा खत्म हो गया। दूसरा, जो बहुत सारे प्लेयर्स आपके मार्केट में हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं देते। ज़िंदगी जो है क्योंकि ऑब्वियसली कुछ देते हैं कुछ नहीं देते, ज़िंदगी क्योंकि एक अगेन कमर्शियल बैंक है, जो कार्ड हम दे रहे हैं वो मास्टर कार्ड का है और वो मास्टर कार्ड का कार्ड इंटरनेशनली हर जगह चलता है। जैसे आपने शायद देखा हो कुछ दिनों पहले एक बड़ी हमारी पोस्ट वायरल हुई थी जब ये प्ले स्टोर वाला मैस चल रहा था कि वो बंद हो रहा है, आपको पता है एक फेक न्यूज़ और एक हाइप क्रिएट हो जाती है, तो भी पोस्टेड डेट के नहीं बंद हो भी जाए तो मास्टर कार्ड चल रहा है हमारा, कोई बात नहीं है, ज़िंदगी से आप वो फिर भी परचेज कर लेंगे तो पर बंद नहीं होता। सो दैट्स अनदर यूएसपी की हमारी इंटरनेशनल। अच्छा, फिर आ जाते हैं कस्टमर ओरिएंटेड यूज़ केसेस पे। जैसे हमने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की बात की, हम हर यूज़र स्टोरी के अंदर जेनजी और मिलेनियल को कंसिडरेशन में रखते हुए उस यूज़र स्टोरी को सिंपल बनाते हैं, विच वी प्रिंसिपली फॉलो के सिंपल करो अगर हम कहते हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं फॉर एग्जांपल देयर मस्ट बी वन कलर दैट यू डोंट लाइक, फॉर एग्जांपल यू डोंट लाइक रेड, ठीक है, अगर आपके मोबाइल में मेरी ऐप डाउनलोड हो और वो रेड कलर दिखाना शुरू कर दे, यू विल स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड। बिल्कुल। बट आपको पता है आपको सारी बैंकिंग ऐप्स, सारी नॉन बैंकिंग ऐप्स इसी तरह ट्रीट करती रही हैं जेनजी और मिलेनियल को कि भाई मुझे रेड पसंद है, मेरा रेड कलर है, आप देखें, ठीक है। बट जो चीज़ें आपको पसंद है इधर वो कलर न्यूट्रल है या वो आपको अथॉरिटी देती हैं कि आप जो मर्जी करें। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड एंड iOS, कभी आपने देखा एंड्रॉयड का ब्रांड कलर ग्रीन है, कभी उसने ये किया कि आपको ग्रीन फोन दे दे, नहीं देता ना, आप चेंज करते हैं, आप अपनी तस्वीर भी लगा लेते हैं। दैट्स हाउ जेन ज़ी एंड मिलेनियल वर्क्स, दे वांट कंट्रोल, राइट, कस्टमाइजेशन चाहिए। तो ये वो पहली ऐप थी जिसने कस्टमाइजेशन की पावर आपको दी थी, ना सिर्फ इस लेवल पे कि आप अपनी ऐप के कलर चेंज कर सकते हैं। हमारी एक मेजर बेस पिंक कलर की थीम पे बैठी हुई है बिकॉज इट इज़ वेरी फैंसी, इट इज़ वेरी डिफरेंट, तो लोगों को पसंद आती है। इसमें कलर्स चेंज करने का पूरी ऐप की ऑप्शन है, तो आप मल्टीपल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, विच गिव्स यू, अगर आपने मोबाइल का कवर ग्रीन का, एक जेनजी और मिलेनियल कोई लड़की है और उसने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, ग्रीन बैग पहना हुआ है, मोबाइल कवर भी ग्रीन लगाया हुआ है, तो वो जब ऐप खोलेगी तो उसकी ऐप भी ग्रीन होगी। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन वी प्रोवाइड विच नो वन एल्स डज। अच्छा, फिर इसी से ऑब्जर्व करते हमने ये देखा कि देखिए कस्टमाइजेशन का क्या लेवल आपको आदत हो चुकी है, मुझे क्या आदत होगी। मेरे एंड्रॉयड में या iOS में 180 ऐप्स होती हैं, ठीक है, बट मुझे पता है मैं मैसेजेस यूज़ नहीं करता, व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास व्हाट्सएप की प्रायोरिटी, व्हाट्सएप ऊपर होगा, मैसेज उसके बाद होगा, ईमेल में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ईमेल होगा, किसी के केस में वो जीमेल होगा, बट दिस इज़ माई कंफर्ट कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। जनरली आप अगर किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप को देखें तो वो क्या करता है, आपने फॉर एग्जाम्पल अपने छोटे भाई का स्कूल फी पे करनी है और वो एक एक्स स्कूल में पढ़ता है, वो आपको लेके जाएगा, लॉगिन करें, पेमेंट्स में जाएं, पेमेंट्स में स्कूल फी में जाएं, स्कूल फी में 400 स्कूल हैं ढूंढें, मतलब ढूंढते रहें, बिल्कुल। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम भी आपने यही करना है। इस केस में ऐसा नहीं है, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है आपने वो सिलेक्ट करना है और वो आपकी होम स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। उसको आपने रखना किधर है, ठीक है, फॉर आपका भाई अगर एक एक्स स्कूल में तो वो आपके उसके, फिर आपको पता है यार ये तो मैंने महीने में एक बार करना होता है, लेकिन मूव मनी में बार बार करता हूँ, पैसे में भेजता, रिचार्ज में बार बार करता हूँ, तो वो ऊपर आ जाएंगे, वो लोगों नीचे चला जाएगा और आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। सो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट है। या यू थिंक दैट as young people, and मतलब हम भी ये नोटिस करते हैं कि customization is the future, we want something simple, we want one click, we don't want 5 clicks. अब ये जो सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं ऑफ UI UX, ये आप लोगों ने ओवर टाइम डिस्कवर किए हैं, अपनी कंपटीशन को स्टडी करके डिस्कवर किए हैं, या डिड यू, इट वाज एन इंट्यूटिव फीलिंग? सो देखें, एक तो अगर आप मेरे से प्राइमरली पूछें तो ये फीडबैक हमने आपसे ही लिया,
हम आपसे ही समझें और उसको हमने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। हमने कंपटीशन को स्टडी बहुत डिटेल में किया और हमेशा करना भी चाहिए, आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। बट इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली, तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा गैप था और हमने उस गैप को कवर किया। हमने क्योंकि आपसे डायरेक्ट बात की, आपसे समझा आपको चाहिए क्या, और उसके मुताबिक चीज़ें डेवलप की हैं। दो आई एम नॉट सेइंग वी आर 100% देयर, वी स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। हम और बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर भी रहे होंगे वक्त के साथ साथ। अच्छी बात यह है कि वो चीज़ आपको कंट्रोल देती है और वो कस्टमाइजेशन है, और वो कस्टमाइजेशन का वो लेवल है जहाँ पे आप कहते हैं अच्छा नहीं, मुझे कार्ड, मुझे अमाउंट ऊपर नहीं देखनी, मुझे पहले मेरा लास्ट बैलेंस दिखा दो, मैंने देखना भी है बैलेंस या नहीं देखना, हाइड रखना चाहता हूँ, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो वो जो खूबसूरती कस्टमाइजेशन की हमने दी, वो बहुत बड़ा यूएसपी है हमारे लिए। फिर बीइंग अ ब्रांड विच इज़ टेक्निकली अ डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव, नॉट लिमिटेड इनिशिएटिव, जिसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे हमारे पास EMIs भी हैं, हमारे पास ब्रांचलेस बैंकिंग भी है, हमारे पास कमर्शियल बैंक्स भी हैं, लाइसेंसेस की तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। वट वी आर एमिंग फॉर इज़ ऑब्वियसली हमने उसके लिए अप्लाई भी किया हुआ है। को 20-22 लोगों ने, आई डोंट नो कितने लोगों ने अप्लाई किया, और काफ़ी सारे लोगों ने डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। तो हम पर्पस अपना डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस को लेके चल रहे हैं, जिसमें ये लिमिटेशन नहीं होती कि आपने लो वैल्यू अकाउंट देना है, आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं देनी, यू आर एज गुड एज एनी कमर्शियल बैंक, आप उसी को लेके चलते हैं। सो उसमें इतनी बड़ी यूएसपी हमारे पास है कि वहाँ पे कोई और ना कोई फुल फ्लेज अकाउंट देता है, ठीक है ना, और आगे आने वाली चीज़ें भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मैं अभी कुछ चीज़ों की बात कर, ना को कस्टमाइजेशन देता है, ना को कलर चेंज करने की अथॉरिटी देता है, ना ही कोई आपको अपनी ऐप के अंदर, फॉर एग्जांपल इसमें बड़े मज़े का फीचर है जो हमें लगता है जेनजी बड़ा पसंद भी करते हैं और यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर मनी। सो आपने अगर मेरे से पैसे मांगने हैं तो आप रिक्वेस्ट फॉर मनी तो करेंगे। अब आप इसको किसी से पूछें, वो कहेंगे हाँ जी हमने ऐप में डाल देते हैं रिक्वेस्ट फॉर मनी। हमने क्योंकि आपसे समझा आप करते क्या है, आप हर चीज़ को गेमिफाई करते हैं, ठीक है। हमने किसको गेमिफाई करते हैं, अब गेमिफाई कैसे किया हमने, आप मुझे रिक्वेस्ट फॉर मनी भेजेंगे, उसमें एक तस्वीर लगाएंगे, ठीक है, और साथ वॉइस नोट भी भेजेंगे, ठीक है। तो अब आप अगर कभी, अब मेरी बेटी का रात ही मुझे आया हुआ था, तो उसने अपनी तस्वीर बड़ी वो जो ना मासूम शक्ल बना के, शी इज़ 10 years old राइट, एंड शी यूजेज इट। मतलब साथ उसे कहती है, मुझे कहती है कि मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए, मैंने सारी शॉपिंग कर ली, मुझे अभी 100 रुपया चाहिए। अब वो वॉइस नोट साथ, बट शी लव्स इट, शी हैड द अमाउंट राइट, बट वो उसको एक एंटरटेनमेंट है। एग्जैक्टली। सो हमने हर उस चीज़ को अकॉर्डिंगली बड़ा कस्टमाइज करके एक यूनिक एक्सपीरियंस पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब लेट्स गो टुवर्ड्स JS बैंक। अब एक तो for starters, why did JS Bank think of this initiative? Is this the future of banking? So do they feel like this is a spin-off venture of its own, or is this just the future of the bank itself? सो अ मिक्स ऑफ बोथ टू आंसर दैट। देखें, एक तो ये बड़ा ऑनेस्टली समझना होगा, और हमारी एटलीस्ट मैनेजमेंट एंड हमारे जो कोर वैल्यूज़ हैं उसमें ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग कि डिजिटल के बगैर सर्वाइवल नहीं है, ठीक है। सो अगर आप JS बैंक की भी जर्नी देखें, क्योंकि मैं JS बैंक का CDO भी रहा, CIO भी रहा, JS बैंक की लास्ट 2-3 ईयर्स की जर्नी में अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ दी मोस्ट एग्रेसिव डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स जो लिए हैं वो JS बैंक ने लिए हैं। चाहे आप व्हाट्सएप बॉट की बात करें, चाहे आप इन ऐप बात करें, चाहे आप सर्विसेज की बात करें कि चेक को डिजिटल कर दिया, चाहे आप ये बात करें कि हमने आपको, अगर किसी का बैंक अकाउंट है तो उसको अंदाज़ा है कितना बड़ा पेन होता है जब टैक्स अप्लाई करना होता है, तो वो विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट लेने के लिए बैंक की ब्रांच जाना पड़ता था। इतने सिंपल यूज़ केसेस से लेके कॉम्प्लेक्स तरीन यूज़ केसेस, डिजिटल चैनल, सब कुछ हमने डिजिटाइज किया। एक्सटर्नली भी, बैंक के अंदर हमने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के टूल्स लगाए, AI के टूल्स लगाए, जहाँ जो काम एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर करता था और वो दिनों में होता था, वो अब सेकंड्स में होता है JS बैंक के अंदर। वन ऑफ द ओनली बैंक जो इस लेवल पे डिजिटली काइंड ऑफ एनेबल्ड है, और उसकी रीज़न यही है कि वी फर्मली बिलीव दैट दिस इज़ द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। इवेंचुअली ट्रेडिशनल बैंकिंग का स्कोप डिजिटल पे रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल बैंकिंग खत्म हो जाएगा, JS बैंक रहेगा, बाकी सारे बैंक रहेंगे, लेकिन उनका अगर डिजिटल चैनल नहीं होगा तो कस्टमर फिर उनके साथ उतना रिटेन नहीं रहेंगे। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, हम उस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। इसी डायरेक्शन में हमें ये समझ आया कि देखिए, उसको हम जितना मर्जी डिजिटल कर लें, वो टारगेट करता है एक सेपरेट मार्केट को, जिसको इवेंचुअली कभी ना कभी ब्रांच जाना भी पसंद है, कभी ना कभी मैनेजर से मिलना भी पसंद है, जिसको शायद बहुत ज़्यादा डिजिटल से थोड़ा सा वो शेकी भी हो जाते हैं कि यार ये है, उनको तो हाइब्रिड मॉडल चाहिए, जब मुझे ज़रूरत है तुम डिजिटल हो, जब नहीं है नहीं हो। तो उस पर आप ये नहीं कर सकते कि आप उनको फोर्सफुली कहें कि अब हम कंप्लीट डिजिटल, बट यस एक मिक्स चलेगा। हमें फ़ायदा ये, और फिर हम जब जिस दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं उसको अगर हम उस ब्रांड से टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो वी थिंक कि वो उसके साथ एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि वो ब्रांड उनके लिए है ही नहीं। जो ब्रांड जिस चीज़ के लिए पैदा होता है वो उसी के लिए पैदा होता है। सो हमने एक नया ब्रांड बनाया इसीलिए कि ये उन्हीं को टारगेट करेगा, इवेंचुअली विद द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिनिंग ऑफ, अगर हमें ऑब्वियसली लाइसेंस मिल जाता है इंशाल्लाह, तो वो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ऑर्गेनाइजेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि आप उसको स्पिन ऑफ कर देंगे और इवेंचुअली दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम जो अच्छी टेक्नोलॉजीज बना लेते हैं जो जेनजी को इंप्रेस करती हैं और हमें नजर आता है कि होलिस्टिकली अच्छी हैं, ठीक है,
तो वो हम बैंक में री इम्प्लीमेंट करते हैं, बैंक जो अच्छे काम करता है वो हमारे पास री इम्प्लीमेंट होता है। तो इट्स अ वेरी नाइस काइंड ऑफ मैरिज बिटवीन दीज टू ब्रांड्स। और आपने बड़ी अच्छी बात की, एक सॉर्ट ऑफ सिम्बियोटिक सी रिलेशनशिप है जी। लेकिन ऐसे है कि इट इज़ बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डू यू हैव फुल ऑटोनॉमी, इज इट द काइंड, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब आप बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़, अब आप जेनजी को टारगेट कर रहे हैं, जेएस बैंक ट्रेडिशनली एक बहुत अलग कस्टमर को टारगेट करती है, क्या वो सॉर्ट ऑफ जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो थोड़ी स्लोली मूव करती हैं, ब्यूरोक्रेटिकली मूव करती हैं, नॉर्मल बात है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या ये एक इशू आता है ज़िंदगी ऐप में, या इज़ इट कम्प्लीटली सेपरेट एंड हैज़ इट्स कम्प्लीट ऑटोनॉमी? सो आधा एक्चुअली तो पूरा आंसर आपके सवाल में ही है, लेकिन पहले तो ये कि देखिए जेएस बैंक एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑब्वियसली वो एक तरीके से चलती है, और ऑब्वियसली वो एक ट्रेडिशनली जैसे चल रहे हैं उन्होंने वैसे, इसीलिए हमने इसको बिल्कुल सेपरेट रखा मैनेजमेंट ने कि ये दो कल्चर मिक्स ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये कल्चरली ही दो डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं। सो अगर हमने जेनजी और मिलेनियल से बात करना है, आपको पता है किसी मैं भी जेएस बैंक की बात है, जनरली बैंकिंग की एवरेज एज जो होगी किसी भी बैंक की आप उठा लें वो 45 प्लस में होगी, उनकी मैनेजमेंट की जो एज होगी वो 50 प्लस में ही होगी। जब आप बात करते हैं ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी की एवरेज एज एम्प्लॉयज़ की 32 ईयर्स है, और मैनेजमेंट की एवरेज एज जो है वो 32 से भी कम है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़ डिफरेंट, बिकॉज वी आर टारगेटिंग समवन डिफरेंट, तो हमें अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक करना है। सो ज़िंदगी जिस कस्टमर सेगमेंट से बात करता है वही कस्टमर सेगमेंट उसको सर्व भी कर रहा है। जेएस बैंक जिस कस्टमर से बात करता है उसी को। अब वाई अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट टू मेक श्योर दैट इट रन्स इंडिपेंडेंटली, इट इज़ एक्सट्रीमली एजाइल। हम टेक ओरिएंटेड लोग हैं, हमारे पास आइट्रेशंस, मैं पीछे भी बता रहा था कि हमारे पास आइट्रेशन इतनी तेज़ आती है जितनी बैंक में शायद साल में आती होंगी, उतनी हमारे पास एक महीने में आ रही होती है, क्योंकि हम कस्टमर की बात सुनते हैं वो जैसी, और द कस्टमर वी डील विद इज़ एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव। इट्स नॉट ट्रेडिशनल कस्टमर। वो तो आप एक छोटा फूफा करते हैं, वो जाके आपकी ना ऐसी की तैसी करना शुरू कर देता है और आपको यू हैव टू रिएक्ट टू इट, राइट? या और आप बड़े बचेंगे अगर आप प्रोएक्टिव हैं। अगर आपको रिएक्टिव में वो ले आए हैं तो फिर आपके पास टाइम नहीं है, फिर आपने फ़ौरन करना है। तो वो एजिलिटी आपको चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए आप देखें कि स्ट्रक्चरली भी हमारे ऑफिसेज भी लदन, जैसे आप पूछे थे हमारा हेड ऑफिस कहाँ है, हमने कहा हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, जेएस बैंक ऑब्वियसली। सो वो स्ट्रक्चरली भी लदा रखा हुआ है, फिजिकली भी उनको लदा रखा हुआ है, कल्चरली भी लदा रखा हुआ है, और मैनेजमेंट इज़ fully supportive of this initiative, क्योंकि this is a long term investment for as a group and as a bank for us as well. तो उसके लिए बड़ी long term पे एक sustainability चाहिए होती है. The good part is because I have served in bank for 4 years before completely spinning off as a separate organization within the organization. No, though technically spin off नहीं हुआ, लेकिन operationally spin off हुआ. तो वो उसमें I have an advantage of a lot of allies already there, जो कि actually पता है दोनों साइड पे, जिनको पता है कि दोनों का फायदा हो रहा है. अच्छा, अब आपकी पर्सनल जर्नी पे आने से बिल्कुल पहले मेरा आखिरी जो सवाल है, इज़ द जेएस बैंक ब्रांड वन ऑफ द डिफरेंशिएटर्स एज वेल? मतलब मिसाल के तौर पे एक ट्रस्ट वैल्यू डिपेंड करती है ना, जब मैं सोचता हूँ कि एक बैंक बैक्ड चीज़ है वर्सेस लेट्स से अ नॉर्मल स्टार्टअप्स जो होते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज देयर ऑलवेज गॉट रनवे इश्यूज एंड दे ऑलवेज नीड टू कंटिन्यू टू रेज फंडिंग, और इट्स लिटिल डिफिकल्ट. ये आपने अभी बात की ना कि जेएस बैंक तो है तो हम तो हैं, एज इन क्या आप जा नहीं रहे. डू कस्टमर्स और डू यू फील कस्टमर्स फाइंड अ सर्टेन कंफर्ट इन दैट? तो मैं आपको मजे का तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है. अच्छा, इफ़ यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन 10-12 मंथ्स अगो, तो मैं कंफ्यूज था कि जब हम लॉन्च कर रहे थे कि यार इसको कितना दिखाएं, ये अच्छा जाएगा बुरा जाएगा. हमने बड़े क्वेश्चंस किए, बड़ा मिक्स एनवायरनमेंट था ना, मिक्स सा रिस्पॉन्स आता होता था. मज़े की बात यह है कि जितना सपोर्ट हमें जेएस बैंक का ब्रांड करता है, वो इतना बड़ा डिफरेंशिएटर बन गया हमारा मार्केट में, क्योंकि लोगों को, और एक दो एग्जांपल्स भी, आई एम नॉट नेमिंग देम, क्वाइट रिसेंटली एक दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स बंद हुए, ठीक है, उसमें लोगों के पैसे थे, वो लोगों के पैसे स्टेट बैंक ने निकलवाए, ठीक है, फिर या रेगुलेटर ने, जो भी रेगुलेटर रिस्पेक्टिव था उन्होंने निकलवाए. बट दैट्स अ चैलेंज. एक स्टार्टअप है, उसको फंडिंग चाहिए, नहीं मिली तब बंद हो गया, को कॉम्प्लेक्सिटी आ गई. एक बैंक है जो सिर्फ 500 अरब, ऑलमोस्ट 500 अरब के डिपॉजिट पे बैठा हुआ है, इट्स अ लार्ज बैंक, कमर्शियल बैंक, और एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है. जब उसकी बैकिंग से आप एक स्टार्टअप में बैठे होते हैं ना, तो उस पर कस्टमर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है. तो हमें तो जेएस बैंक का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और इसीलिए हम उसको बहुत प्रमोट भी करते हैं. जब हम कहते हैं ये जेएस बैंक की ज़िंदगी ऐप है, ज़िंदगी नहीं है जेएस बैंक की. उससे बहुत बड़ा पॉजिटिव एक और एलिमेंट है ना, वो ये है कि हमें जेएस बैंक की वजह से एक स्टेबिलिटी ऑफ जो कैश फ्लो है ना वो मैनेज हुआ है. तो लोग, कस्टमर्स को भी पता है, हमें भी पता है कि हम कहीं नहीं जा रहे. मैं अपनी टीम को अक्सर कहता हूँ कि वी आर द रिचेस्ट स्टार्टअप in Pakistan. We work like startup, but then we are part of a bank, commercial bank. So the amount of money we spend
is I don't know how many folds of the amount of funds raising जिसकी न्यूज़ लग रही होती है. बिल्कुल. So alhamdulillah that is a great advantage to be in JS Bank and be a part of JS Grow. सर अब आपकी पर्सनल जर्नी की तरफ चलते हैं. आप जब ये ज़िंदगी ऐप का स्टार्टअप हो रहा था और ये सारी चीज़ें हो रही थी, डिड यू वॉलंटियर, डिड यू पुट योर नेम इन द हैट, या क्या आपको बताया गया था कि सर आपकी ज़रूरत इधर है तो आप इधर जाएं? मेरी पर्सनल जर्नी नहीं है. पर्सनल जर्नी जो है ना वो थोड़ी सी हमेशा ना एक डिफरेंट तरीके से चलती है. मैं अक्सर कहता हूँ people do think planning or your career is extremely important. I also believe that. लेकिन personally मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है ज़िंदगी में. I have just been going with the flow. The only thing I have been doing is working hard. Whatever is given to me, I make sure कि मैं उसका जो efficiency level है वो next level पे रखूँ, effectiveness उसकी बहुत अच्छी हो. मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँ. अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा होता है. integrity पे क्वेश्चन ना आए, honesty पे क्वेश्चन ना आए, हार्ड वर्क पे क्वेश्चन ना आए, मेहनत आप पूरी करें. उसका जिस रास्ते पे अल्लाह चला दे. तो मैं टेलीकॉम में स्टार्ट किया, बैंकिंग में चला गया. बैंक में मैं ब्रांचलेस कर रहा था, वहाँ से मैं CIO बन गया, CIO से मैं CDO बन गया. नेवर ऑप्टेड फॉर एनीथिंग. CDO बन के फिर मैंने 1.5 साल CDO किया. हाँ, ये ज़रूर है कि मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ मुझे मिलती है तो मैं उसका एग्जिट प्लान उस वक्त बना लेता हूँ. सो मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने ये तो इसको मैं ठीक कर दूंगा, या जो भी मैं कर सकूँगा, ठीक या गलत तो वक्त बताएगा, लेकिन दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम दैट आई सी हेयर. तो मैं अपनी मैनेजमेंट को ये ज़रूर कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं CDO बना तो मैंने सबको कहा मैं 2 साल CDO रहूँगा. सब नहीं. और आप कैसे गेज करते हैं कि इसमें मुझे 2 साल लगेंगे, इसमें मुझे 3 साल लगेंगे? टेक्निक मेरा ख्याल ये होता है कि मेरे जहन में ना एक चीज़ तो बड़ी सिंपल है कि अगर आप मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं और उसको कहेंगे ना 30 दिन से ज़्यादा का है, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें. तो मेरी बड़ी शॉर्ट टर्म, तो उसको मैं मैक्सिमम जो मल्टीप्लायर लगा रहा होता हूँ ना, वो मेजर इशूज़ पे लगा रहा होता हूँ कि व्हाट आर द मेजर इशूज़ दैट आई कैन सॉल्व और हेल्प सॉल्व. अगर वो मेजर इशू सॉल्व हो जाते हैं तो बाकी जो है ना फिर कोई भी जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है ना वो शायद मेरे से कोई बेहतर ही अच्छा कर सकेगा, क्योंकि उससे कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होती है. मैं बाय नेचर क्रिएटर हूँ. मुझे ना क्रिएटर तो नहीं कहना चाहिए, खैर इनोवेटर हूँ. क्रिएटर तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है. बिल्डर हूँ मैं, बाय नेचर बिल्डर हूँ. मुझे ना ये होता है कि मैं नई चीज़ बनाऊँ. तो अल्लाह ताला ने अपनी जो मेहरबानी मेरे पे रखी है ना वो ये है कि मुझे ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिली कि मैं बिल्ड करता रहूँ नई चीज़ें. तो बिल्ड में बहुत इंटरेस्ट होता है. जब वो बिल्ड हो जाती है, सस्टेनेबल हो जाती है, तो फिर मुझे उसमें बोरियत होना शुरू हो जाती है. And then you want the next challenge, the next तो वो challenge. मैं उसको देख रहा था कि अच्छा कितने अरसे में मैच्योर हो जाएगी. और एट टाइम्स मैंने अपने करियर में उससे पहले अगर मैं अचीव कर लिया तो मैं उससे पहले मूव आउट कर गया हूँ. ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन से मूव आउट कर गया हूँ, बट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ आई हैव बीन लकी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे इस तरह यूज़ भी करती है. तो उनको भी पता होता है इसको अब हटा दो, अब ये बोल देगा, अब ये बिल्डर को कहीं और मूव करो. अच्छा, एज अ बिल्डर एंड बीइंग इन डिफरेंट, आप टेलकोज में काम किया और ऑब्वियसली JS बैंक में मल्टीपल पोजीशंस की, और अब ज़िंदगी में यू वर्क विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीम्स, राइट? सो ज़िंदगी में ऑब्वियसली जेन ज़ी टारगेट कर रहे हैं, यंगर लॉट के साथ काम कर रहे हैं. JS बैंक में एक डिफरेंट प्रोफाइल, आई एम श्योर टेलकोज में एक और प्रोफाइल. अब आपका एक यूनिफॉर्म लीडरशिप स्टाइल होता है, या क्या वो लीडरशिप स्टाइल डिपेंडिंग ऑन योर टीम चेंज होता है? अच्छा, एक चीज़ ना, लीडरशिप स्टाइल आई थिंक नेचुरल होता है. उसको मैंने ज़िंदगी में कभी भी चेंज करने की कोशिश की नहीं. आप उसमें ट्वीकिंग ज़रूर करते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी के साथ कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. सो आई एम वेरी ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू माई पीयर्स आई एम प्रीटी यंग एट अ पोजीशन जहाँ पे मैं हूँ, उसके मुताबिक कुछ एडजस्टमेंट्स मैं ज़रूर कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आई एम वेरी एग्रेसिव बाय नेचर. सो आई नाउ ट्राई, सिंस आई हैव टेकन ओवर ज़िंदगी, आई ट्राई टू रिमेन अ बिट कामर, ताकि मैं उतना प्रेशर, ऑब्वियसली देयर इज़ अ सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, वो प्रेशर चैनलाइज होना शुरू हो. बट दैट्स एन ऑपरेशनल टैक्टिक जिसको मैं ठीक करता हूँ. लीडरशिप स्टाइल मेरा जो जेन्युइन अल्लाह ताला ने दिया है वही है. वो अच्छा है या बुरा है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज तक तो इट इज़ वर्किंग. लेकिन जो आपका लीडरशिप स्टाइल है, अगर आपने 2-3 चीज़ें, हमारे जो यंग लिसनर्स हैं, पीपल हु वांट टू गो इनटू मैनेजमेंट पोजीशंस, व्हाट आर द 2 or 3 एट्रीब्यूट्स यू थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट एक लीडर के लिए? सो देखिए, लीडर के लिए तो खैर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मैं आपको तो अगर मैं अपना करूँ तो मेरा ख्याल है एज अ लीडर आई एम समवन हु will always be backing the entire team. ठीक है, will once whatever you are doing, and मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा कहता हूँ हार्ड वर्क आप पूरा करें, इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन ना हो. आप जो करें वो इंटेंशनल नहीं होना चाहिए गलती. अनइंटेंशनल मिस्टेक है तो आई शुड बी द फर्स्ट वन नोइंग. अगर मुझे पता है whatever it is माई प्रॉब्लम. एज अ लीडर यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, और वो चाहिए होता है भरोसा. अगर मैं, इफ़ यू आस्क मी कि मेरे में क्या ट्रेड है, तो मैं रिस्क टेकर हूँ. आई हैव बीन ऑलवेज अ वेरी एग्रेसिव रिस्क टेकर. उसको कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज बेस मुझे हेल्प कर रही होती है, इंट्यूशन मेरी हेल्प कर रही होती है, बट इंट्यूशन पार्ट प्ले करती है मेरे डिसीजंस में और बहुत मेजर करती है, और मैं बहुत रिस्क टेकर हूँ. हैविंग सेड दिस, हर बंदा बाय नेचर उतना रिस्क टेकर नहीं होगा जितना मैं हूँ.
और मुझे शायद उतनी लेवल ऑफ अथॉरिटी अपने लीडर से नहीं चाहिए होगी रिस्क टेक इन लेने के लिए, क्योंकि मैं कहूँगा यार ठीक है, आई विल टेक इट ऑन माई ऑन। नॉट 95% लोग ऐसे नहीं करते। तो एज अ लीडर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होता है आपने उसकी बैक पे खड़े होना था, आपने कहना था गलती है तो मेरी है, बाकी मतलब। और एंड व्हेन यू गिव दैट लिबर्टी टू पीपल, दुनिया में कोई चीज़ ना रिस्क लिए बगैर नहीं बनी। बिल्कुल, रिस्क लेंगे तो ही कुछ भी होगा। तो रिस्क लेने देना अपनी टीम को बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए लीडर की एक ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या वो ऑनेस्ट है अपनी टीम के साथ। जब और ये नहीं कि सिर्फ आप कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा लीडर मैं खड़ा हूँगा, वक्त आया इसको फायर कर दे, यू हैव टू टेक इट। आई थिंक एंड आई हैव बीन थ्रू मेनी फेजेस इन माई लाइफ जहाँ पे इस ट्रेट ने मुझे एक्चुअली बहुत हेल्प किया। माई टीम इज़ ऑलवेज अ हसलर। उनको पता है कि मोनोटनी पे हमारा बॉस कोई खुश नहीं होगा, बट अगर हसलिंग में देखेगा तो खुश होगा, गलतियों पे खुश होगा। इंटेंशनल मिस्टेक आई विल नेवर अवॉइड ऑब्वियसली, अनइंटेंशनल मिस्टेक पे हमारा बॉस खुश होता है, हमारा लीडर खुश होता है। दूसरा ये जो कल्चर है एज अ लीडर, व्हाट आई प्रमोट इज एन इक्वालिटी कल्चर। वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉस पीयर्स, कोई ऑफिस नहीं होते, तो ऐसे ही है। और वो उसमें इट्स अ फन फाइंडिंग एक्टिविटी। मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ कि ऑफिस जो होता है वो एक्चुअली आपका फर्स्ट होम होता है। पार्डन माई मी सेइंग दैट, बट इट्स अ रियलिटी। उसकी वजह ये है कि देखिए अगर आप 8 घंटे भी दफ्तर में गुजारते हैं ना, तो आप 8 घंटे वो 2 घंटे आने जाने के लगा दें, उसके बाद आपके घर जाके तो 3-4 घंटे होते हैं। सो टेक्निकली आप सो जाते हैं। सो आप बेशक आज ज़्यादा गुजारते हैं, जागते हो आप ज़्यादा घंटे यहाँ गुजार रहे हैं। अब अगर इस घर में आने का आपको सुबह उठ के दिल नहीं करता ना, मैं अपनी टीम को कहता हूँ मत आए, डोंट गिव मी एन एक्सक्यूज। सो फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे, आपका दिल नहीं कर रहा, मत आओ। ये नहीं कहो कि मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि आपका दिल नहीं कर रहा। दूसरे दिन दिल नहीं कर रहा, मत आए। तीसरे दिन नहीं कर रहा, कम टू मी, शायद तुम्हारी जॉब रोल में कोई मसला है, हम चेंज करें। फिर भी नहीं करता तो देन यू नीड अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। यू डोंट लाइक इट। एग्जैक्टली, आपको अपने काम को इस लेवल पे प्यार करना चाहिए कि सुबह आप एक्साइटेड उठे। आपके आज भी मैंने ये काम करने, और रात को आपको नींद आते हुए ये हो रहा हो कि यार सुबह पहुंचू दफ्तर, अगर ये ना येट अनदर डे, यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। एंड आई एज अ लीडर, इफ यू आस्क मी, दिस इज द वर्स्ट दैट आई वांट। तो आई डोंट वांट अ पर्सन जो कि सुबह उठ के नौकरी करने आ रहा है। उसके लिए घर है, उसको घर में ही आना चाहिए। Chennai sir, thank you. This was very, very interesting. I just have one last question. आपने हमें बड़ा time दिया, and thank you for that. So, you said you were one of the best funded or most established kind of startups, right? जो भी है, you are a startup in a sense. And आपने बात की risk taking की. अब ये startup bubble पे आते हैं. We've seen some, almighty crashes recently. And एक sentiment थोड़ा सा change होना शुरू हो गया, लोग डरना शुरू हो गए. अब वो वाला सवाल वापस आ गए हैं कि यार will we ever be a digital economy, will we ever be a startup centric economy? तो मैं आपसे पूछना चाहता आपका पर्सनल व्यू, not just in the fintech or banking sector, in general, what do you see the next 4-5 years like in Pakistan? Okay, so apart of your question was, will we ever be a digital world, or Pakistan will be a digital economy, or digitally motivated people? Rest assured, yes, we will be. It might take kind of a couple of more years than as was expected, and that is not because of the fact कि कोई स्टार्टअप फेल हो जाएंगे, या ये पूरी दुनिया में होता है। स्टार्टअप्स आते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते। हमारे पास ऑब्वियसली स्टार्टअप का नंबर भी थोड़ा सा कम है, प्लस ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, कि एक स्टार्टअप इज़ नॉट जस्ट योर स्टार्टअप, इट्स अ कंट्री स्टार्टअप। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा सा ना, एक मेच्योरिटी लेवल भी हमें हैंडल करना होगा, और हमें कुछ ग्रूमिंग करनी होगी स्टार्टअप्स वगैरह की भी। स्टार्टअप बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, चाहे वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। हो सकता है वो 1-2 साल आगे पीछे हो जाए, क्योंकि दुनिया की डायनेमिक्स भी थोड़े से चेंज हुए हैं स्टार्टअप को लेकर। हमारे केस में थोड़ा सा बेनिफिट पाकिस्तान के केस में ये है कि मार्जिन बहुत है। इतने प्रॉब्लम्स हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें, उसका आंसर डिजिटल में ही है। और वो इतना अच्छी बात है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि जेनजी और मिलेनियल, व्हाई डू वी वांट टू वर्क विद जेनजी एंड मिलेनियल्स, दे आर डिजिटल सेवी बाय बर्थ। उनको आपने पढ़ाना कुछ नहीं है, सिखाना कुछ नहीं है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो यूट्यूब पे जाके खुद सीख लेते हैं, वो गूगल करके खुद सीख लेते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन दे विल स्टार्ट टेकिंग चार्ज, एंड दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग. People like you are sitting here today questioning me. That is you taking charge of what is going to happen. So जब आपको समझ आ जाएगी, 5,000 लोगों को और समझ आ जाएगी, 5 लाख, तो आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग वेरी क्विकली. नेक्स्ट 5 years में क्या होने वाला है, मेरा ख्याल है नॉट ओनली लिमिटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर बट ओवरऑल डिजिटाइजेशन में बहुत इंप्रूवमेंट्स आएंगी. और मैं आपको कहता हूँ, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं ना, दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बैंक हैज़ बीन एक्सट्रीमली एग्रेसिव ऑन डिजिटाइजेशन. SECP has worked really well towards digitization. FBR is working hard to. So अगर आप
उसको होलिस्टिक व्यू से देखें ना तो ऑब्वियसली नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट ज़रा टाइम लेते हैं, बट अगर आप होलिस्टिकली व्यू से देखें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त आप जितने टैक्स रिटर्न है वो डिजिटल फाइल करते हैं. It's a leap. Yeah, of course. आप नॉर्मली उसको कंज्यूम नहीं करते, कहते अच्छा क्या है. पाकिस्तान जैसे मुल्क में टेलकोज हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पीटीए बहुत अच्छा, SEC ने कंपनी रजिस्ट्रेशन डिजिटल की. सो चीज़ें हो रही हैं. सिर्फ उनका स्टेट बैंक ने तो मतलब आप ये देखें ना CDOs मैंडेट कर दिए कि हर बैंक में डिजिटल ऑफिसर होगा. स्टेट बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स निकालता है कि रास्त पे आए, ठीक है. तो स्टेट इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स आते हैं कि डिजिटल कैसे करना है, डिजिटल नॉन बर्निंग. स्टेट ये रेगुलेटर इतने कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए ना कि फ्यूचर डिजिटल में है कि आप चाहें भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको अवॉइड नहीं कर सके. दे विल इवेंचुअली मेक इट हैपन इंशाल्लाह इन पाकिस्तान. Jenny said that was really insightful, and हम आपका और कोई टाइम नहीं लेंगे. Thank you so much for being on the podcast. Thank you. Thank you guys for watching, and if you like the content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next episode.